चलिए हम देखते हैं 41 का आंसर स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट करिए। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन, यही हमारा क्वेश्चन है। 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन, 70th टाइप का राइबोसोम किस में पाया जाता है? ठीक है, देखो 70th टाइप ऑफ राइबोसोम किस में पाया जाता है। ऑप्शंस देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होता है? नहीं, 70th टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होता तो ये भी नहीं होगा, न्यूक्लियस में तो होता ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और पहला भी नहीं होगा, सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 2, 41 का आंसर 2। इसको लिख लीजिए, 70th टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, यानी 42 पे। सेकेंड क्वेश्चन है, माइटोप्लास्ट इज, माइटोप्लास्ट क्या है? ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ऐसे आपको पढ़ाया हुआ भी है पहले से। ये मान लो कि दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, फिंगर लाइक पोजिशंस को। ठीक है, इसके अंदर वो क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसमें डीएनए होगा, अपना राइबोसोम होगा 70th टाइप का। मान लो कि ये जो है वो 70th टाइप का राइबोसोम है। ठीक है, दिस इज 70th टाइप राइबोसोम। ठीक है, अब अगर हम इसके आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इफ यू रिमूव दिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, तब जो बचेगा तब उसको हम कहेंगे क्या, माइटोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। अब इसको क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, बनेगा। तब तक मैं एक और स्टूडेंट उनको जोड़ लेता हूँ। चलिए ठीक है, 42 का आंसर क्या होगा सर? अब सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया बिना आउटर मेम्ब्रेन के, उसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। तो क्या होना चाहिए? पहला है आउटर मेम्ब्रेन लेस क्लोरोप्लास्ट, ये तो होगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट की बात तो कर नहीं रहा। आउटर मेम्ब्रेन लेस माइटोकॉन्ड्रिया, यही होगा दूसरा ऑप्शन। ग्रेनम तो क्लोरोप्लास्ट में था, वो भी नहीं होगा। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के बारे में तो नहीं है मोटोप्लास्ट। तो माइटोप्लास्ट क्या बनाया? ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ऐसा का ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो 42 का आंसर क्या होगा? 2। यानी अब तक दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आया 2। कौन कौन? एक 41 का भी 2 है और 42 का भी आंसर 2 है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। चलिए पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, अपना आंसर भेजिए, हम बता देंगे, आप लोग क्या बनाओगे। क्वेश्चन पढ़िए, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ माइटोराइबोसोम्स। ये माइटोराइबोसोम क्या है? राइबोसोम्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोराइबोसोम्स। अभी जिसका डायग्राम मैंने दिखाया था, मैं दोबारा से वो डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, जहाँ कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े इंटरवल पे फिंगर लाइक इनवर्ड फोल्डिंग होगा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर क्लब शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स या F0F1 पार्टिकल्स। ठीक है, इसके अंदर होगा मैट्रिक्स जिसमें राइबोसोम होगा। ये मान लो इसका 70 टाइप राइबोसोम है। ठीक है, तो इसी राइबोसोम को हम बोलना, चूंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम है, दिस राइबोसोम इज टर्म्ड एज माइटोराइबोसोम, इन शॉर्ट M फॉर माइटो, R फॉर राइबोसोम। तो ये किस तरह का बताया मैंने? 70 टाइप का बताया। अब क्वेश्चन पढ़िए, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ माइटोराइबोसोम्स ऑफ हायर प्लांट्स इज। हायर प्लांट्स में कितना होता है? तो 80s तो होगा नहीं, 65 होगा नहीं, 55 होगा नहीं, अभी क्या बताया? 70s। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका भी आंसर आ गया 2। तो 43 का भी आंसर 2, 42 का भी आंसर 2, और 41 का भी आंसर, सॉरी 41 का भी आंसर 2, 2, 2, 2। पहले तीन क्वेश्चंस का 41 का 2, 42 का 2, 43 का 3, 2, तीनों का दो ही आंसर आता है, सेकेंड ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ, पहले आप लोग अटेम्प्ट करिए, फिर हम बताएंगे इसको। 44 में सेल ऑर्गेनेल विच इज कॉल्ड इंजन ऑफ द सेल। सेल इंजन किसको बोलते हैं? ये आपके राइबोसोम्स के नोट्स में भी पढ़ाया हुआ है, पहला दूसरा लाइन होगा। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बनना चाहिए। बताइए, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल इंजन। अब आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, कमॉन कमॉन आंसर इन चैट बॉक्स, या उर्ली भी अपना माइक ऑन करके बोलिए। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल इंजन। किस सेल ऑर्गेनेल को सेल इंजन कहते हैं? बताओ, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सेल इंजन? एनीवन? रिया शर्मा 44 का 3,
नो, 44 में वैक्यूल है, वैक्यूल को नहीं बोलते, वैक्यूल तो पानी का अमाउंट रेगुलेट करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम, आयुष कुमार का आंसर, दैट इज राइट आंसर, वेरी गुड। देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो क्यों बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन ही फ्यूल है, ठीक है, किसका, सेल का। अगर प्रोटीन होगा तभी सेल सर्वाइव करेगा। इंजन में क्या डालेंगे तो इंजन चलता रहेगा, कोयला या फिर डीजल या फिर जो भी है, ठीक है। तो जैसे प्रोटीन वहाँ कोयला और पेट्रोल है, यहाँ यहाँ पर इंजन फ्यूल कौन है, प्रोटीन है। वहाँ पर इंजन में है कोयला, यहाँ पर प्रोटीन किस में है, कौन बना रहा है, राइबोसोम में। तो सेल का इंजन कौन हुआ, राइबोसोम हुआ। सो द 44 का आंसर होगा पहला, आयुष का आंसर सही था कि सेल इंजन किसको बोलते हैं, सेल इंजन बोलते हैं राइबोसोम को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, द राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम को और किससे किससे वो बना होता है। पहला ऑप्शन है क्या डीएनए प्रोटीन से बनता है, क्या आरएनए प्रोटीन से बनता है, क्या डीएनए आरएनए से बनता है, या इनमें से किसी से नहीं बनता है। ये चार ऑप्शंस है, सोचिए और बताइए। 46 का 2, 46 का 2 राइट आंसर सही होगा, जिसने बताया सही है, क्वांटासोम आंसर होगा, वेरी गुड। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। 45 का भी 2, वाह बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 45 का 2 आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियो, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये राइबो न्यूक्लियो किसके लिए आया, राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए, प्रोटीन प्रोटीन के लिए। इसका मतलब है कि राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। 46 का आपने आंसर बताई। क्वांटासोम्स 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को मिला के तब बनता है एक क्वांटासोम, ठीक है। और ये फंक्शनल यूनिट भी है फोटोसिंथेसिस का या क्लोरोप्लास्ट का, क्वांटासोम, ठीक है। फंक्शनल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्वांटासोम। यही अगर पूछता है स्ट्रक्चर यूनिट तब उसका आंसर होता है थाइलेक्वाइड, THYLAKOID। आप अपने इसका नोट्स देखना, क्लोरोप्लास्ट का नोट जो मैंने भेजा है, ठीक है, उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि थाइलेक्वाइड को बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्वांटासोम को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस। तो ये 6 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। मैं सब में टिक लगा देता हूँ राइट आंसर में, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 46 का 2, ठीक है, 45 का 2, 44 का 1, 43 का 2, 42 का 2 और 41 का भी 2, यानी 44 को छोड़कर बाकी सबका 2 और 44 का 1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 6 क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, फिर इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, कमन जल्दी करो, ओरली आंसर दो या फिर चैट बॉक्स में। हर्ष कुमार वांट्स टू अटेंड द क्लास, ओके, हर्ष कुमार आ जाइए, ठीक है, आ गए हैं। चलिए, हाँ जी, आप लोग बताइए चैट बॉक्स में। यस सर, यस सर, 2 लोग आया, बस 2 ही लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, बाकी लोग को मतलब नहीं है। 14 लोग जुड़े हुए हो, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया इसका। 3 फिंगर्स को स्लाइड करो ना स्क्रीन पे, आ जाएगा उसका स्क्रीन शॉट। यस सर, Vivo 1906, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर रहे हैं, आप बताना कि ये आप डॉक्यूमेंट को आपको पहले पढ़ाया है कि नहीं। ये क्या गया, इसको जरा देखिए, वेट अ मोमेंट। देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या ये नोट्स मैंने पहले पढ़ा दिया है, हाँ, आंसर दीजिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, इस नोट्स का यूज़ करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने पहले पढ़ाया आपको, क्योंकि ये 2-3 क्लास में कॉमन है। नो सर, रिया शर्मा का आंसर आया नो सर, चलो ठीक है, इसी को हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक से लॉकडाउन में बचा हुआ था, ठीक है। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का 2-3 नाम है, एक गोल्जी, एक मिनट, एक है गोल्जी एपरेटस, एक है गोल्जी बॉडी और एक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, GAGBGC। GA फॉर गोल्जी एपरेटस, GB फॉर गोल्जी बॉडी एंड GC फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की, कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट, गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ
मेम्ब्रेन्स बाउंडेड फ्लूइड बिल्ड वेसिकल्स, ठीक है, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी, ठीक है। इसको डायग्राम से हम समझेंगे एक्चुअल में कैसा होता है। देखो कुछ इस तरह का, मान लो कि ये सिस्टर्नी है, फ्लैटेंड स्टैक्स, और इस सिस्टर्नी के दोनों साइड में स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये एक के ऊपर एक होता है, ये हुआ सिस्टर्नी, फिर वेसाइकल्स, फिर इसके ऊपर भी सिस्टर्नी, ये फ्लैट वाला, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो वेसाइकल्स, ठीक है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हुआ बेसिकली। ये एनिमल सेल में क्या होता है, मान लो ये एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जनरली ये न्यूक्लियस के आसपास ही होता है, इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें ये पार्ट जो है ये धंसा हुआ पार्ट है, और ये पार्ट उभरा हुआ पार्ट है। जो उभरा हुआ पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, CONVEX, कॉन्वेक्स पार्ट। और धंसा हुआ पार्ट को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉनकेव, ठीक है। यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो सरफेसेस, एक फेस कॉन्वेक्स जो उभरा हुआ रहेगा, और एक फेस कॉनकेव जो धंसा हुआ होगा, ठीक है। अब इसे कुछ और नाम पे इसको भी देखते हैं। ये जो कॉन्वेक्स फेस है उसमें वहीं पर बनता रहता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स लगातार, यहाँ से अटैच होगा ये बनेगा, ये ऊपर से आएगा अटैच होगा बनेगा। तो जिस टाइम ये बनता है उस साइड को हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, शॉर्ट में इसको कहेंगे एफ फेस। और यहाँ मैच्योर होकर यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेस या एम फेस। यानी जो कॉन्केव फेस है वो एम फेस है, और जो कॉन्वेक्स फेस है वो फॉर्मिंग फेस है, एफ फेस है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स फेस एफ फेस फॉर्मिंग फेस, और कॉन्केव फेस मैच्योरिंग फेस, ठीक है, धंसा हुआ, ठीक है। ऐसे भी आप इसको देखो, ऐसे भी याद रखो, जब कोई आदमी या कोई जानवर भाई सज्जन मैच्योर रहता है, जब इसमें मैच्योरिटी आ जाती है तब वो अपने आप उसमें एक झुकाव आ जाता है। जैसे मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा बहुत ज्ञानी है तो उसमें बहुत अहंकार नहीं होगा, वो बहुत आपको लिमिट होगा, वो झुका हुआ होगा, ठीक है। कौन के मतलब क्या, धंसा हुआ होना, मैच्योर हुआ धंस गया, ठीक है। जो बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो नहीं देखते तो कुबड़ा उड़ा निकल जाता है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स है हम याद करने का बता रहे हैं कैसे उधर बनता है, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिंग फेस। तो कॉन्केव को मैच्योरिंग फेस या एम फेस, और कॉन्वेक्स फेस को फॉर्मिंग फेस या एफ फेस, एक इसका और नाम है, ठीक है। जो फॉर्मिंग फेस है उसको हम बोलते हैं सिस फेस, CIS, मैं इसको रेट लिखता हूँ ज़्यादा क्लियर दिखेगा, CIS। और जो मैच्योरिंग फेस है उसको हम कहते हैं ट्रांस फेस, TRANS। इन तीन नाम हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फेसेस का। मैं इसको फिर से डायग्राम को क्लियर करके बनाता हूँ, सिर्फ एक में शुरू कर रहा हूँ। मान लो ये हो गया वेसाइकल फूल वाला, और ये हो गया सिस्टर्नी, ठीक है, ओके। अब इस तरफ इसको क्या क्या बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं कॉन्वेक्स, दूसरा बोल रहे हैं एफ फेस फॉर्मिंग फेस, और एक नाम हुआ सिस फेस। जो धंसा हुआ पार्ट है उसका भी तीन नाम, एक हुआ कॉनकेव फेस, एक हुआ अगर नहीं आना है सर। ट्रांस फेस। डायग्राम नहीं दिख रहा है सामने, हेलो, यस सर, दिख रहा है ना, तब नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ बेटा। कॉन्केव फेस को बोल रहे हैं, ट्रांस फेस बोल रहे हैं, और उसी को एक और नाम दे हैं मैच्योरिंग फेस या एम फेस। इस तरह से तीन नाम हुए ना, कौन कौन नाम हुए, पहला नाम हुआ इसका धंसे हुए पार्ट का कॉन्वेक्स, एक नाम हुआ ट्रांसवर्स, एक नाम हुआ एम फेस। ये तीनों सिनोनिम्स है इस वाले पार्ट को, जो धंसा हुआ पार्ट है। उसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसका एक नाम हुआ एफ फेस या फॉर्मिंग फेस, उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स फेस, और एक नाम हुआ सिस फेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसके पार्ट्स के नाम जाने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। बताता हूँ मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है, एग्जिस्ट इन द नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। अभी मैंने एक डायग्राम दिखाया था कि अगर ये न्यूक्लियस एनिमल सेल का तो इसी के आसपास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूक्लियस के आसपास। लेकिन एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या होगा, इन प्लांट सेल्स मेनी सब यूनिट्स ऑफ गोल्जी बॉडी आर फाउंड विच आर कॉल्ड एज डिक्टोजोम्स। अगर मान लो कोई प्लांट सेल है तो पहले हम प्लांट सेल बनाए, मान लीजिए ये मोटा सा सेल वाल हो गया प्लांट सेल का। प्लांट सेल का पहला पहचान तो यही है कि प्लांट सेल के बाहरी मेम्ब्रेन के में क्या होगा, सेल वाल होगा, किससे बना हुआ, सेलुलोज से। सेलुलोज किससे बनता है, बहुत सारे ग्लूकोज से, ग्लूकोज का पॉलीमर है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ सेल मेम्ब्रेन, लाइपोप्रोटीनस, और उसके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल हो गया, ठीक है। इसमें जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा वो बिखरा हुआ होगा, एक यहाँ पे सिस्टर्नी होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। तो ये जैसा बिखरा हुआ जो सिस्टर्नी है, इसीलिए इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं
एक खास नाम जानते हैं, डिक्टियोजोम्स, DICTYOSOMES, डिक्टियोजोम्स। प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस को हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स कहते हैं, क्योंकि उसके सिस्टर ही अलग अलग होते हैं। पढ़िए इसको। इन प्लांट सेल्स मेनी सेगमेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी आर फाउंड विच आर कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स। हियर यू कैन सी डिक्टियोजोम्स। सो प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस को क्या नाम देते हैं? डिक्टियोजोम देते हैं। सोम का मतलब मैंने कई बार बताया, सोम मतलब क्या हुआ? बॉडी। और डिक्टिव मतलब जिसका डिस्ट्रॉय होता, मतलब जिसके सारे जो पार्ट्स हैं वो अलग हो चुके हैं, पार्ट पुर्जे, उसको जब वो अलग अलग हो जाएगा उसको हम बोलेंगे डिक्टियोजोम। ऐसा किस में होगा? ऐसा प्लांट सेल में होगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गोल्जी एपरेटस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी और CB मतलब साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, BGA स्टैंड फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, CB स्टैंड फॉर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ होता? नहीं होता है। मैच्योर जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स में नहीं होता। RBC ऑफ एनिमल्स में, जो एनिमल्स का जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस नहीं होता। इवन RBC में तो कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, सिर्फ उसमें होता है हीमोग्लोबिन और होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन विच कैन सिंथेसाइज, मॉडिफाई एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, इसको समझिएगा। मान लो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जिस साइड में बनता है वो इस तरह का दिखेगा, और इस साइड में जहाँ से टूट के दूसरे साइड बनने हैं, ये साइकिल से अलग हो गया। मान लो कि यहाँ फिगर नहीं दिख रहा है सर। उज्जवल कुमार, बिल्कुल दिख तो रहा है बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? फिर से हट के ज्वाइन करो, फिर से मैं ज्वाइन कर लूँगा। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मान लो ग्लूकोज आ गया और प्रोटीन आ गया। ग्लूकोज और प्रोटीन मिल गया तो क्या बन गया? ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो हो गया प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। पहले सिर्फ प्रोटीन था, सिर्फ ग्लूकोज था, अब दोनों मिलकर उसका मॉडिफिकेशन हो गया, प्रोटीन का बन गया ग्लाइकोप्रोटीन। और वो ग्लाइकोप्रोटीन इन सब के साथ मिलकर सिक्रीट हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या क्या हुआ? प्रोटीन को बनाना, उसको मॉडिफाई करना और फिर ट्रांसपोर्ट भी करना। ये फंक्शन है किसका? गोल्जी एपरेटस का। देखिए लिखा है, गोल्जी एपरेटस इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन विच कैन सिंथेसाइज, बनाएगा, मॉडिफाई, उसको रूपांतरित करेगा, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड देन रिलीज द प्रोटीन्स आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर भी भेजता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला पॉइंट देखते हैं। ये पॉइंट हम समझा चुके हैं। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, GA, GB, GC हैव टू फेसेस। कौन कौन? सिस फेस या फॉर्मिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस, और दूसरा ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस या कॉन्वेक्स फेस, सॉरी कॉन्केव फेस। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब एक मिनट, कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, पहले उसको मैं देख लेता हूँ, वो आना चाह रहे हैं। उज्जवल कुमार 9th, ठीक है, आ जाओ। म्यूट कर देता हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्पर्म के बारे में बता दीजिए। स्पर्म में नहीं होता है, ठीक है, ये तो बात सही है कि स्पर्म में नहीं होता है, लेकिन स्पर्म के खास पार्ट से, खास जो पार्ट है वो बनता है गोल्जी एपरेटस से। स्पर्म का पहले डायग्राम देखिए। मान लो ये स्पर्म का हेड है, ठीक है, और उसी हेड के अंदर उसका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद उसमें दूसरा पार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे नेक रीजन। ठीक है, उसके बाद उसमें तीसरा पार्ट होगा, उसको बोलेंगे मिडिल पीस। ये मिडिल पीस हो गया ग्रीन वाला। और उसके बाद उसमें तीसरा पार्ट होगा, उसको बोलेंगे टेल। तो ये टेल हो गया। ठीक है, 4 पार्ट हुआ, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, ये जो हेड है, हेड के ऊपर ही, हेड के ऊपर ही, हेड के ऊपर ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम, ACROSOME, एक्रोजोम। ठीक है, ये एक्रोजोम होता है जो बनता है किससे? गोल्जी एपरेटस से। इसी पॉइंट के बारे में यहाँ लिखा है, लास्ट पॉइंट, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस स्पर्म में है नहीं, लेकिन स्पर्म में एक ऐसा पार्ट है जिसका नाम है एक्रोजोम, जो बिल्कुल हेड के टिप पे है, वो बनता है गोल्जी एपरेटस से, वो बनता है गोल्जी बॉडी से। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस। ठीक है, आप अगर गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर याद करो, उसमें क्या था? ये सिस्टर्नी था। तो क्या बोले थे? इसका नाम था सिस्टर्नी, CISTERNAE, जो फ्लैट स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, सिस्टर्नी। ठीक है, और वहाँ सिस्टर्नी में जो इस तरफ जो वेसाइकल्स है ना, यही वेसाइकल्स यहाँ से अलग हो जाएगा
और यही रूप ले लेगा किसका, लाइसोसोम्स का। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, क्योंकि पहले ये बन रहा है। इससे ये भी क्लियर हुआ कि लाइसोसोम जो, जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, डिम्युलेशन स्क्वाड बोलते हैं, या सेलुलर हाउसकीपर बोलते हैं, वो एक्चुअली बनता किससे है, जो वेसाइकल है ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उससे बनता है। इसलिए पॉइंट लिखा है लास्ट वाला, लाइसोसोम्स और सुसाइडल बैग्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपरेटस। ये भी गोल्जी अपरेटस से ही बनता है, यानी गोल्जी अपरेटस से बनता है स्पर्म का एक्रोसोम, और गोल्जी अपरेटस से ही बनता है लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग, डिमोलिशन स्क्वाड, सेलुलर हाउसकीपर। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका डायग्राम मैं एक बार फिर से बनाऊंगा, ठीक है। लेट मी शो यू डायग्राम। मैं उसके लिए पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ वाइट बोर्ड, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रॉपर डायग्राम जो है वो बनाएंगे हम लोग। देखिए, हम पहले सेल मेम्ब्रेन बना लें। हम एनिमल सेल बना रहे हैं, तो एनिमल सेल में हमको सेल वॉल बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन होता है, ऐसा बना लिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम बनाएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो न्यूक्लियस के पास ही होता है। उसमें क्या करना है, एक अंडा और दोनों तरफ 2 अंडा, फिर एक डंडा, दोनों तरफ 2 अंडा, ऐसे पैरेलल बनाते जाएंगे। ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, और जो गोल गोल स्ट्रक्चर बोलते हैं वेसाइकल्स, ठीक है। यही गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से हम डायग्राम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का सेल में दिखाएंगे। ये न्यूक्लियस दिख रहा है, तो ये कल क्लियर हो रहा है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस के आसपास ही गोल्जी अपरेटस होता है। इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस, या गोल्जी बॉडी जीबी, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जीसी, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। जिसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम को कुछ हद तक बनाता भी है, जैसे प्रोटीन को। हालांकि प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है, इसके अलावा वो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। ग्लूकोज से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ग्लूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड से जुड़ जाएगा तो बन जाएगा लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये हुआ उसका मॉडिफिकेशन, और फिर उस मॉडिफाइड प्रोटीन को सेल के बाहर या सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स तक उसको ट्रांसफ़र भी करता है। तो ये 3 काम है किसके, गोल्जी एपरेटस के। एक तो प्रोटीन को बनाना, उसका सिंथेसिस, एक उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, और दूसरा उसको मॉडिफाई करना, किसको, प्रोटीन को। सो प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का मैच्योरेशन और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन, ये होता है गोल्जी एपरेटस के थ्रू। ये फंक्शन हुआ गोल्जी एपरेटस का, गोल्जी बॉडी का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन? अंडरस्टूड सर, उज्ज्वल कुमार ने बोला, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो पूरा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक मिनट, मैं ज़रा इसको सीधा करके एक और स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, देखिए वाइट बोर्ड से ही पढ़ा देते हैं उसको भी, जो भी क्वेश्चन बना रहा था उसके बारे में बता रहा हूँ। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। देखो, एक ही डिस्कशन से हम सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, तो आप बोल सकते हो क्या, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें कहीं कहीं अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। क्रिस्टी के ऊपर बताया था कि कुछ क्लब शेप्ड गदानुमा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑक्सीजोम्स या एफजी रेफरेंस पार्टिकल्स, ठीक है, जो एटीपी में मेल करता है। इसके अलावा इसमें मैट्रिक्स होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, इसका अपना राइबोसोम होगा। मान लो राइबोसोम है, किस टाइप का राइबोसोम होगा, तो ये 70 टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है, 70 टाइप का, जिसका एक स्मॉल यूनिट होगा और एक लार्जेस्ट यूनिट होगा, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम के अलावा इसके पास अपना डीएनए होगा। मान लो ये डबल सर्कुलर डीएनए है। इसी राइबोसोम और डीएनए के प्रेजेंस की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल, या बोलते हैं सेल विद इन अ सेल। सेल के अंदर ये सेल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अपना राइबोसोम भी है, अपना ये तुम्हारा डीएनए भी है, ठीक है। तो ये जब जरूरत पड़ेगा इसको, जब मान लो कोई ऐसा सेल है जिसको अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो एनर्जी तो ये बनाएगा, एटीपी बनाएगा, तो ये अपनी संख्या बढ़ाएगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट ये अपनी संख्या को, अपने काउंट को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन था ना इसी से, कि अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया से इस आउटर मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, ठीक है, इफ यू रिमूव दिस आउटर मेम्ब्रेन, नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट,
नाउ इट इज कॉल्ड द टर्म माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट। अब इसको हम फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं। देखो बायोलॉजी पढ़ो मैथ की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया को लिखो MC, M से माइटो, C से कॉन्ड्रिया, ठीक है, माइनस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर उससे हम निकाल देते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को, तब जो बचेगा वो क्या होगा, वही होगा माइटोप्लास्ट। एकदम मैथमेटिक्स से देखो, MC माइनस OMM इक्वल्स टू MC, लेकिन AMP। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ का MC का मतलब क्या है। यहाँ MC का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ MC का मतलब है, या कुछ लोग तो MC बोल के गाली देता है, वो सब नहीं। यहाँ MC मतलब क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। उससे निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे क्या, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो जो बच जाएगा वो हो जाएगा क्या, माइटोप्लास्ट। सो इसको हम फॉर्मूला के फॉर्म लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू माइटोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया माइनस आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू माइटोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वही माइटोप्लास्ट है। तो अगर हम माइटोप्लास्ट का डायग्राम बना तो कैसा बनेगा, लेट्स सी कैसा बनता है माइटोप्लास्ट डायग्राम। इसमें आउटर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, ठीक है, तो हटा देंगे इसको। फिर इसमें इनवर्ट प्रोजेक्शन दिखेगा इस तरह से, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन तो रहेगा, आउटर तो हट गया, ठीक है। और क्या होगा, और इसमें होगा 70S टाइप का राइबोसोम होगा, और क्या होगा, इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होगा, और क्या होगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा, जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के क्रेब्स साइकिल का कुछ पार्ट यहाँ होता है इसके साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल को। ठीक है, यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है, जिसमें ये 70S टाइप का राइबोसोम है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये हो गया माइटोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, माइटोप्लास्ट, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन को हटा देंगे, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है अभी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन को हटा देंगे, उसी को माइटोप्लास्ट कहेंगे। तो इससे 2 क्वेश्चन बनेगा उस जो अभी पूछे थे उसमें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा आप बताए थे आपको एक और क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उसको देख लेते हैं। वाइट बोर्ड, ठीक है, कि वो भी सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेल है, उसको भी देखते हैं। जानबूझ के हम ग्रीन से बना रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन ही होता है, इसकी वजह से ग्रीन कलर था। ये हो गया उसका आउटर मेम्ब्रेन, और ये मान लो ब्लैक वाला उसका है इनर मेम्ब्रेन। यानी इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, लेकिन इसमें कोई फिंगर लाइक इनफोल्डिंग नहीं होगा क्रिस्टी की तरह क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा कॉइन शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको थैलेकॉइड कहते हैं। ये सब थैलेकॉइड है जो गोल गोल बना रहे हैं ना, इसको थैलेकॉइड कहते हैं। और बहुत सारे थैलेकॉइड के मिलने से क्या बनता है, बहुत सारे थैलेकॉइड के मिलने से बनता है ग्रैनम। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर जो लिक्विड होगा, जो मैट्रिक्स होगा, इसके मैट्रिक्स पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके मैट्रिक्स पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स का बोलते हैं स्ट्रोमा, जहाँ डार्क रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस का बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पर होगा वही 70S टाइप का राइबोसोम होगा, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होगा। ठीक है, तो ये 70S टाइप का राइबोसोम और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, इन दोनों की वजह से ये ऑर्गेनल भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस, आधा काम अपना खुद से कर लेता है। कौन कौन, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब भी देखो सेमी ऑटोनोमस सेल को दो समझ में आ गया, एक क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन प्लास्टिड इसको बोलते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर एनिमल सेल में पूछे कि एनिमल सेल में कितने ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो सेमी ऑटोनोमस है, सेल विद इन अ सेल है, तो एनिमल सेल में तो एक ही होगा क्या, प्लांट, एनिमल सेल में सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्लांट सेल में 2 ऐसे सेल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी और क्लोरोप्लास्ट भी, दोनों को बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, यानी प्लांट सेल में 2 सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेमी ऑटोनोमस नेचर के हैं, जिनमें 70S राइबोसोम है, जिसमें अपना DNA है। ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि प्लांट एनिमल सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं। अगर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल का बेसिक डिफरेंसेस याद हो, पहले भी आपको पढ़ाया होगा 6, 7, 8 में। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंस है, ये एनिमल्स हेटरोट्रॉपिक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है। कारण क्या, क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नामक पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसका डायग्राम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझे। और एनर्जी की जरूरत प्लांट को भी एनिमल को हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों होगा प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं
कि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, जबकि प्लांट सेल में, पीसी मतलब प्लांट सेल में 2 सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, कौन कौन दोनों है? एक है क्लोरोप्लास्ट और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल में है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं इन दोनों को? इन दोनों को और एक नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं सेल विदिन अ सेल, सेल के अंदर का सेल, सेल विदिन अ सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो एनिमल सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और सबसे छोटा कौन है? एक को क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस, एक्सप्लेन करता है, को अभी 2 मिनट टाइम है, कर देते हैं, पर उसी को देख लेते हैं। देखो, मान लो कि अमीबा का सेल है ये, ठीक है, और अमीबा कुछ फूड को अंदर लेना चाह रहा है, इसका न्यूक्लियस अमीबा का, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर बनाएगा फूड वैक्यूल इस तरह से अपने स्यूडोपोडिया से। ठीक है, और ये फूड आ जाएगा अंदर। जब फूड अंदर आ जाएगा तो कैसा दिखेगा अमीबा? कुछ इस तरह का दिखेगा। ये हो गया फूड वैक्यूल, ये इसको बंद कर लेगा इसे। ठीक है, और जो उसका फूड पार्टिकल था वो इसमें आ गया। ये तो हो गया उसका ये हो गया उसका न्यूक्लियस बड़ा सा, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। तो जिस वैक्यूल में फूड है इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के मदद से फूड को अंदर लेना, अंदर के लिए टर्म आता है एंडो, और सेल के लिए टर्म आता है साइटो, मूवमेंट के लिए टर्म आता है ओसिस। सब मिला क्या बन जाएगा? एंडोसाइटोसिस। तो उसको हमको डिफाइन करना हो तो एकदम सिंपल डेफिनेशन है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस in the cell is called endocytosis. It very usual, very common in unicellular organism, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, वेल जिसको स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं, वॉटिसेला हो गया जिसको बेल एनिमल क्यूल कहते हैं। ठीक है, ये सब में एंडोसाइटोसिस होता है। समझ में आ गया जी? बस आ रहे हैं, बस हो गया, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में। ठीक है, समझ गए? एंडोसाइटोसिस किसको बोलेंगे? जिसमें अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, किसका? फूड का। अगर यही एंडोसाइटोसिस कोई सॉलिड फूड ले रहा है तो इसको हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? फैगो। और अगर कोई लिक्विड फूड को अंदर ले रहा है तो पिन्नो। इसको याद करना भी आसान। लिक्विड क्या होता है? पानी, पानी से पिन्नो, और सॉलिड को फैगो। तो एंडोसाइटोसिस 2 तरह का, अगर सॉलिड फूड को अंदर ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड फूड को अंदर ले रहा है तो उसको बोलेंगे पिन्नोसाइटोसिस। फैगो और पिन्नो, ये मैं लिख देता हूँ, क्लास खत्म होने वाला है, लिख लेना इसको। फैगो में सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, और पिन्नो में लिक्विड, एल। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। आपको गोल्जी प्रेस पर नोट बना के लाना है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं इसको लिखना है, और लिख करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, क्लास कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिए। फैगोसाइटोसिस जो है, जो सॉलिड को अंदर लेगा तो, और पिनोसाइटोसिस जब लिक्विड को इनगल्फ करेगा, अंदर लेगा तो। ठीक है, डन है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, बाय बाय। चलिए हम लोग क्लास को यहाँ एंड करते हैं, ठीक है ना।